बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू ये है कि सीरीज़ जो पीपीसी की हमने शुरू की हुई थी ताज़ीरात पाकिस्तान के, सेक्शन वाइज इसको पढ़ रहे थे, तो उसका सेक्शन हम पहुँचे थे 34 पे। आज 34 इंशाल्लाह आपके गोश्त गुजार कर देते हैं। सेक्शन 34 जो है ना, ये कोई ख़ास ऑफेंस नहीं है। मिसाल के तो कोई कत्ल कर दे उस पर 302 लग जाएगी, कोई जनाब चोरी कर ले उस पर फ़लाँ सेक्शन लग जाएगा, डकैती करे उस पर फ़लाँ सेक्शन लगेगा, अगर कोई चेक आपको देता है डिसऑनर हो जाता है उस पर फ़लाँ सेक्शन लगे। कोई जुर्म किया उसकी दफ़ा लग गई, सीधी सी बात। लेकिन 34 में कोई जुर्म नहीं है, किसी जुर्म का नहीं बताया हुआ कि फ़लाँ जुर्म किया तो उसकी सज़ा 34 में, ऐसा नहीं। बल्कि 34 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई एक बंदा जुर्म करता है, काम एक करता है, उसकी सज़ा दूसरे को मिल सकती है। जैसे वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, किसी बंदे के एक्ट डन बाय द अदर पर्सन, तो आप सज़ा होगी दूसरे पर्सन को, इसने जुर्म नहीं किया लेकिन वो कहते हैं नहीं, ही इज़ लायबल। अगर इसने वो कौन सी तरीक़ाकार है जिसमें जुर्म एक करे तो दूसरा भी ज़िम्मेदार हो सकता है, वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 34। अच्छा जी, सेक्शन 34 कहता है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन। पता चला कि क्रिमिनल एक्ट होना हो चुका, डन हो चुका। क्रिमिनल एक्ट का होना लाजमी है इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। सेवरल का मतलब है दो या दो से ज़्यादा, एक को तो सेवरल नहीं ना कहेंगे, तो सेवरल पर्सन, इसमें दो हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, बहुत सारे लोग मिल के एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। अब क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल एक्ट करते हुए इनकी सबकी इंटेंशन सेम है, नीयत सबकी सेम है, कर तो रहे हैं क्राइम, और सेवरल पर्सन, काफी लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इन सब की इंटेंशन सेम है, नीयत सेम है। आगे पढ़ते हैं। Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. जो भी कार्रवाई इन्होंने डाली है ना, इस सारी कार्रवाई हर इंडिविजुअल पे उसका बोझ आएगा। ऐसा समझा जाएगा जैसे इस अकेले ने ये सारी कार्रवाई डाली है, हालांकि डाली तो सबने मिल मिल के ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको मर्डर करना है, 3 बंदे हैं, नियत कर लेते हैं, कॉमन प्लान करते हैं, कॉमन इंटेंशन है इनकी कि इसको मारना है, हो गया। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, ये सेवरल पर्सन है, क्रिमिनल एक्ट करने जा रहे हैं, तो इनकी इंटेंशन कॉमन है। अब होता क्या, तीनों ने नियत कर ली कि हमने इस बंदे को मारना है। पहुंचे, एक ने इनमें से उसके बाजू पकड़ लिए, एक ने टांगें पकड़ ली, एक ने खंजर से उसको वार किए, बंदा मर गया, ये तीनों वापस आ गए। अब यहां अट्रैक्ट करेगा सेक्शन 34। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन विद कॉमन इंटेंशन हुआ है। तो अब ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट इज लायबल फॉर द पनिशमेंट एज इफ दिस एक्ट इज डन बाय हिम अलोन। ऐसे समझा जाएगा जैसे हर इंडिविजुअल को इस पूरी कार्रवाई की सजा मिलेगी, जैसे इस अकेले ने ही कार्रवाई डाली है, बंदा मार दिया। ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं तो बाजू पकड़े हुए थे। नो, तुम्हारा बाजू पकड़ना ये साबित कर रहा है कि कॉमन इंटेंशन थी, तुम मारना, उसको मरवाना चाह रहे थे, मारने में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। अब रोल नहीं देखा जाएगा, छुरा जिसने मारा है, मारा तो असल में उसने है, जिसने छुरा मारा है कत्ल तो उसने किया है, और ये जो टांगें पकड़ी हुई थी, जिसने बाजू पकड़ा हुआ था, ये भी 7 गोल हो जाएंगे, सेम 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 सजा होगी। आई थिंक सो कि आपको समझ लग गई होगी। सेक्शन 34। सेक्शन 34, एक बंदा कार्रवाई डालता है तो दूसरे सारे लपेटे में आ जाते हैं। बुरी सोबत होती है ना, उसकी वजह से बंदा बाद दफा रगड़ा जाता है, गोल हो जाता है। तो ये है सेक्शन 34 कि बहुत सारे लोग मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई कार्रवाई डालते हैं तो उनकी इंटेंशन सेम हो।
अब इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? इंटेंशन का पता चलता है, इंटेंशन तो नीयत तो दिमाग से उसका ताल्लुक है, किसी बंदे को कैसे पता इनकी इंटेंशन सेम थी या नहीं? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस बता देते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी कि बंदे को टांगें पकड़ी हैं, एक ने बाजू पकड़ा, एक छुरे मार रहा है, तो क्या इनकी इंटेंशन, वो जो जिसने बाजू पकड़े और टांगें पकड़ी हुई हैं, उनकी इंटेंशन उसको बचाने की है? नहीं, इनकी इंटेंशन उसको मारने की ही है। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस जो हैं, हालात वाक़यात बता देते हैं कि ये बंदा, ये इनकी इंटेंशन सेम है। तो जब इंटेंशन सेम हो और क्रिमिनल एक्ट वो मिल के करें, तो फिर हर बंदा पूरी कार्रवाई का ज़िम्मेदार होगा, उसको पूरी कार्रवाई की अकेले को सज़ा मिलेगी जैसे कि उस अकेले नहीं किया, तो सबको इक्वल। एनी हो, तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है, किया एक ने, यानी कत्ल तो एक ने किया लेकिन बाजू पकड़ने वाले को भी सेम सज़ा हो जाती है। कि अगर सडन फाइट हो जाती है, देखिए कॉमन इंटेंशन है ना, इंटेंशन कैसे बनती है? नीयत, पहले प्लानिंग करें ना, एक दूसरे के दिमाग से कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन का मतलब है मैं भी उस बंदे को मारना चाहता हूँ, एक और कहीं से चल के आ रहा है वो भी उसको मारना चाहता है, सिमिलर, उसकी भी इंटेंशन मारना है, इसकी भी, यह है सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन ये होगी अगर ये इनके आइडियाज़ आपस में शेयर भी हो जाएं और ये दोनों एग्री करें हाँ हमें इसे मारना चाहिए, ये कॉमन हो गए, ख्यालात मिल गए इनके, तो ये कॉमन इंटेंशन प्री प्लान्ड होती है। और इसका पता यहाँ से भी लगता है कि मोटिव, कि अगर किसी बंदे ने तकलीफ़ पहुँचाई है तो इसको भी तकलीफ़ पहुँची, इसको भी पहुँची, इसको भी पहुँची, अब ये तीनों का मोटिव तो हो सकता है ना, वजह इनाद हो सकती है कोई ना कोई, कि इस वजह से इनको गुस्सा आया है और इन्होंने ये काम किया है, मोटिव तो होगा। अब ये बंदा कह सकता है कि जनाब मैं उसको क्यों मारूंगा, मेरा तो कोई मोटिव ही नहीं है, मुझे तो कोई तकलीफ़ ही नहीं थी उससे। तो ये भी कहा जाता है नहीं, आपकी बहन को उसने छेड़ा था तो इसलिए आप तीनों भाइयों को गुस्सा था, आप चारों भाइयों को इस पर गुस्सा था, इसलिए आप चारों भाइयों ने अटैक किया उसे, मोटिव सेम था, इनका मोटिव था, वहाँ से इनकी इंटेंशन भी कॉमन हो सकती है। प्री प्लान्ड होता है हमेशा कि लेकिन बाज़ दफ़ा एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदे हैं, कोई फाइट हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, उस दौरान भी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी कैसे यार इसे मारना दें, दूसरे हाँ मारो, ठीक है मार देते हैं, प्लानिंग हो गई, इनकी इंटेंशन आपस में शेयर हो गई, कॉमन हो गई, मुत्तफिक हो गई इस चीज़ पे, हाँ इसको मार देते हैं। और मारने के लिए फिर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ज़रूरी नहीं है एक दिन दो दिन पहले मशवरा करके प्लानिंग होती है, नहीं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी हो सकती है। तो इस तरह ये साबित हो जाता है कि ये बंदे, इनकी इंटेंशन सेम थी। इसको बाद लोग इससे मिलाते हैं सेक्शन 149 पीपीसी। 149 पीपीसी वो है अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड, मिलता जुलता है इससे, किसी हद तक रिजेम्बलेंस भी है। उसमें भी वाइकेरियस लायबिलिटी कि एक बंदा अगर करे तो दूसरे के खाते में भी डाला जा सकता है। उसका सीन इस तरह से बनता है 149 का, वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा अनलॉफुल असेंबली होती है 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके, 5 या इसमें सेवरल पर्सन से 2 या 2 से ज़्यादा, उसमें 5 या 5 से ज़्यादा अनलॉफुल असेंबली जब किसी मकसद के लिए, कोई इलीगल मकसद है उसके लिए 5 बंदे इकट्ठे हो गए जनाब, 5 या 5 से ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो अब इन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्ट है इनका, फलां और डकैती ना करें, कॉमन ऑब्जेक्ट है डकैती करने के लिए 5 बंदे जा रहे हैं। इनमें से अगर कोई अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर वो कोई ब्लंडर कर देता है, डकैती में मर्डर कर देता है, ऑब्जेक्ट इनका था, कॉमन ऑब्जेक्ट था डकैती करना, ये 5 बंदे अनलॉफुल असेंबली बनी 5 या 5 से ज़्यादा की, ऑब्जेक्ट था डकैती करना, चले गए और ये मर्डर कर देता है एक मेंबर बीच में से, बाकी सारे भी लायबल होंगे मर्डर के। एक तो ये है कि उसने किया, दूसरा ये हो सकता है अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं इनको ऑब्जेक्ट, क्रिमिनल ऑब्जेक्ट था, कॉमन ऑब्जेक्ट था, उसको अचीव करने के लिए ये बंदे चले और अचीव करने के लिए इन्होंने कोई ब्लंडर उधर कर लिया। दूसरा ये कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबरान हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है इसको अचीव करने के लिए, इस पे अमल करने के लिए ये फ़लाँ ब्लंडर हो सकता है, कभी अंदेशा कि ऐसा हो जाएगा, मर्डर भी हो सकता है, फिर भी ये उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है। अब मर्डर एक ने किया, डाला सब पे, 149 लग गया तो सब पे ही लायबिलिटी उसकी आ जाएगी। पढ़ भी लेते हैं इसको ताकि आपकी मज़ीद
अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। 149 क्या कहता है जी? 149 कहता है इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट की प्रोसिक्यूशन में कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक मेंबर जो है उसने ऑफेंस कमिट कर दिया ऑफ दैट असेंबली, और such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in the prosecution of that object. Every person who at the time of committing of that offense is a member of that assembly is guilty of that offense. अब हर बंदा ही उस ऑफेंस जो एक मेंबर ने किया, सारे के सारे असेंबली जो है सारे ही उसके लायबल हो जाएंगे। तो ये आई थिंक सो कि ये भी आपने समझ लिया होगा। मेन इसमें डिफरेंस 34 में और 149 में यही है कि उसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, अनलॉफुल असेंबली होती है। इसमें सेवरल पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंटेंशन होती है 34 में कि इनकी कॉमन इंटेंशन प्री प्लान्ड, मोस्टली प्री प्लान्ड होता है। एट द स्पर ऑफ मोमेंट भी ये प्लान कर सकते हैं कि मशवरा कर सकते हैं कि ऐसा कर दें। तो ये प्री प्लान्ड, इनकी इंटेंशन पहले डेवलप होती है, उसके बाद ये एक्ट करते हैं सारे मिल के। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन मिल के एक एक्ट करते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि इनकी इंटेंशन सेम हो, इंटेंशन तो इनकी सेम थी। कॉमन ऑब्जेक्ट तो ये था कि डकैती करनी है, बीच में एक ने मर्डर कर दिया, एक ने रेप कर दिया, तो ये बाकी सारे भी रगड़े जाएंगे। इनकी इंटेंशन नहीं थी रेप करने की या मर्डर, इंटेंशन क्या थी? कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था? डकैती करना। लेकिन यहाँ इंटेंशन सेम नहीं थी, मर्डर करने की इंटेंशन नहीं थी, रेप करने की इंटेंशन सेम नहीं थी, इंटेंशन तो लेके आए थे डकैती की। तो एक ने अगर ब्लंडर कर दिया है तो बाकी इंटेंशन ना होते हुए भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होना ही काफ़ी है, तो ये रगड़े जाएंगे। लेकिन उधर 34 में इंटेंशन होनी चाहिए सबकी और एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मिल के वो काम सब ने किया है। यहाँ सिर्फ एक मेंबर ने, 149 में सिर्फ एक मेंबर ने किया है, तो बाकी सारे वैसे उनके ऊपर खाते में वो आ जाए। तो मेरा ख्याल है आपको सेक्शन 34 और 149 इसके अंदर रिजेम्बलेंस क्या है और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ मालूमात मिल चुकी होंगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।